नमस्कार बच्चों। आज जो हमारा सत्र का अंतिम पाठ है, चतुर्दशाया पाठ है आर्यभट्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा अंतिम पाठ है। सबसे पहले जैसे आर्यभट्ट जी हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है कि आर्यभट्ट जी कौन थे। जो सबसे पहले हिंदी में जो हमारा एक दिया हुआ है कि आप समझ सकते हो कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, यानी कि लंबी परंपरा हमारे ज्ञान विज्ञान की रही है हमारे उसमें भारतवर्ष में। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य यानी सबसे जो आगे गिने जाने वाले वो कौन थे? आर्यभट्ट जी थे। जो दशमलव पद्धति है, जो हमारा वर्तमान जो एनईपी है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें जो बताया गया है कि जैसे जो उसका यही आधार होगा मुख्य कि जैसे हमारा जो दशमलव पद्धति वगैरह हैं कि वो कहाँ से भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में हम वहाँ पर सीखेंगे। क्योंकि अभी जो हम यही मानते हैं कि सब कुछ हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ा है, लेकिन ये सब जो हमारे जैसे आर्यभट्ट जी इन्होंने दिए हैं, तो उनके प्रारंभिक प्रयोक्ता जो है आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन यानी कि उस समय के जो रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा है। जैसे देखो कोई भी होता है बच्चों कि हम कुछ भी नया सिद्धांत देंगे तो उसका कहीं ना कहीं देखो विरोध तो होता ही है। कि प्रारंभ में अगर किसी ने ये बोला होगा कि कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जो आसमान में उड़ेगी, तो प्रारंभ में बताने वाला तो मूर्ख ही समझा जाएगा। तो ऐसे ही आर्यभट्ट जी को उस समय जो रूढ़िवादी थे उनका विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन, देखो जो हम आज देखते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण किस तरह से होता है, चंद्र ग्रहण किस तरह से होता है, तो वो सब उसका जो उसके बारे में एक जानकारी दी थी वो आर्यभट्ट जी ने दी थी। और आर्यभट्ट जी की जो गणना का आधार क्या था? ज्योतिष। क्योंकि ज्योतिष के जो दो प्रकार होते हैं, फलित और गणित ज्योतिष, तो ये गणित ज्योतिष में विश्वास रखते थे। तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने जो आकाशीय पिंडों की गति की गणना की थी और उसके लिए प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य के का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है, यानी कि उन्हीं के बारे में हम इस पाठ में सीखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य है, कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गस्ती, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, संसार में ये देखा जाता है। कि देखो एक परंपरा है कि जैसे हम जानते थे उसी जो कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, तो सभी यही मानते थे कि जो सूर्य है वो घूमता है पृथ्वी के। लेकिन इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया अपनी जो गणित ज्योतिष से कि कैसे जो है ये सिद्धांत है उसमें परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति, कि इससे यह नहीं होता यद सूर्यो गतिशील है थी, कि जो सूर्य गतिशील है, कि इससे क्या लगता है कि सूर्य गतिशील है लेकिन हम स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं था। इससे ये नहीं है कि सूर्य गतिशील है, सूर्यो अचल है। सूर्य जो है अचल है यानी चलने वाला नहीं है। पृथ्वी च चला, और जो पृथ्वी जो है वो चलने वाली है, यानी कि सूर्य जो है अपनी एक जगह पर स्थित है और जो पृथ्वी है वो घूम रही है। या स्वकीय अक्ष से, जो अपने अक्ष पर, देखो हम ये साइंस में पढ़ते हैं कि कैसे अपने अक्ष के ऊपर अक्ष है, क्या परिक्रमा कैसे करते हैं, तो घूर्णते घूमते हैं। इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है, कि ये जो सिद्धांत है वो अच्छे से स्थापित किया गया है कि जो सूर्य है वो नहीं चलने वाला है, पृथ्वी जो है वो चलती है, नहीं पृथ्वी जो उसकी परिक्रमा करती है, अपने अक्ष पर उसका घूर्णन करते हैं। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन प्रवृत्ति, ये जो सिद्धांत है सबसे पहले किसने प्रवर्तित किया? स आसीत, वह थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच, वो थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी जो है स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता, की पहले ये मानते थे जो पृथ्वी है वो स्थिर है, यानी कि पृथ्वी नहीं घूमती है। जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है और घूमकर पश्चिम दिशा में चला जाता है। लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत को अच्छे से प्रतिपादित किया कि जो रूढ़ी थी उन्होंने प्रत्यादिष्टा उसको बदला। तेन उदाहरितम, उसके द्वारा उनके द्वारा क्या उदाहरण दिया गया, कैसे लोगों को समझाया गया? यत गतिशीलायाम नौकायाम, कि जैसे जो गतिशील नौका होती है उसमें उपविष्ट है मानव, जो बैठा हुआ मानव है, नौकाम स्थिराम अनुभवती, नौका को स्थिर मानता है। अन्यान च पदार्थान, और जो दूसरे पदार्थ हैं उनको गतिशीलान अवगछति, गतिशील मानता है। जैसे कोई इंसान, जैसे आपने देखा कई बार हम बस में बैठे हैं या रेल यान में बैठे हैं किसी में, तो हम ये मानते हैं जैसे कि हम स्थिर हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो हमसे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में हम चल रहे होते हैं और पेड़ जो है वो स्थिर होते हैं। तो ऐसा ही प्रतीत हमें यहाँ पर होता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चल रहा है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। पृथ्वी जो है वो चल रही है लेकिन सूर्य जो है वो स्थिर है। एवं ऐसे ही गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित है मानव है, कि ऐसे ही पृथ्वी पर जो है मानव स्थित जो है वो
घूम रही है पृथ्वी, घूमती हुई पृथ्वी पर जो स्थित मानव है, पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर मानता है। सूर्यादि ग्रहांच, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको गतिशील मानता है, गतिशीलान वेति। 476तमे ख्रीस्ताब्द, 476वें उसमें ये संस्कृत में लिखा हुआ है, षट सप्तति अधिक चतुशततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान। जो आर्यभट्ट जी का जन्म कब हुआ, 476। ठीक है, यहाँ पर आर्यभट्ट जी का जन्म कब हुआ, उनके द्वारा विरचित लिखी गई क्या रचना थी उनकी, आर्यभट्टियम। देखो ये पता होना चाहिए हमें जन्म कब हुआ और उनके द्वारा कौन सी रचना थी, आर्यभट्टियम। इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथो अयम, ये जो ग्रंथ है, तेन उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसी विरचिता है, कि जब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, किसकी, आर्यभट्टियम की, तो वो कितने साल के थे, त्रयोविंशति। क्या होता है त्रयोविंशति, 23। तो वो तब कितने साल के थे, 23 वर्ष के थे। वयसी विरचिता है, उस उम्र में उन्होंने उसको रचना की। ऐतिहासिक स्रोतों भी, जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनसे ज्ञायते, पता लगता है, यत पाटलिपुत्रम निक्सा, की पाटलिपुत्र के पास में, यानी कि पाटलिपुत्र क्या है, वर्तमान पटना, इसको माना जाता है कि उसके पास में आर्यभट्टस्य वेदशाला, आर्यभट्ट की क्या थी, वेदशाला थी, प्रयोगशाला थी, आसीत माने थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है, यत जो तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, की इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि उनकी जो कर्म भूमि रही होगी वो पाटलिपुत्र होगी, क्योंकि जब ये पता लगता है कि उनकी प्रयोगशाला वहाँ पर थी तो उनकी कर्म भूमि वही हो सकती है। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट जी का जो योगदान है, गणित ज्योतिषा, जो हमने शुरू में बताया कि ज्योतिष के जो प्रकार है, फलित और गणित, तो ना गणित ज्योतिष से संबंधित थे ये, संबंधम वर्तते, यत्र संख्या नाम आकलनम, जहाँ पर क्या होता है, गणित का मतलब क्या होता है, संख्या, यहाँ पर क्या होता है, संख्याओं का आकलन होता था। महत्वम आददाती, वहाँ पर जो संख्याएं होती हैं उनका जो महत्व होता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे, जो आर्यभट्ट थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में नए विश्वसिति समय विश्वास नहीं रखते थे। किस में विश्वास रखते थे, गणित ज्योतिष में। जैसे हमने कहा फलित और गणित ज्योतिष, गणितीय पद्धत्या, गणितीय पद्धति से कृतम माने किए गए, आकलनम आधृत्य, आकलन को आधार करके, धारण करके, एव ही तेन उनके द्वारा प्रतिपादितम, प्रतिपादित किया गया, यद की ग्रहणे, कि ग्रहण के समय क्या होता है, राहु केतु नाम कऊ दानवो नास्ति कारणम। देखो हमने जब पहले छोटे थे, जब सुना भी हो किसी ने, जो अभी भी हैं कुछ लोग बुजुर्ग, वो ये मानते थे कि जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या होता है कि राहु और केतु नाम के जो दो राक्षस हैं वो कारण होते हैं, कि वो उनको निगल जाते हैं। ये एक जो कथा है दंत, वो चलती थी सभी में, लेकिन इन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पर जो ग्रहण होता है उसमें राहु केतु नाम के राक्षस नहीं होते हैं कारण, ठीक है, कि इन दोनों का यहाँ पर कोई कारण नहीं है। तत्र तो वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, जो सूर्य चंद्र, जो आज हम साइंस में सीख रहे हैं ना कि कैसे सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी होते हैं, वो कैसे परिक्रमा करते हैं, फिर वो बीच में आ जाते हैं, उससे फिर ग्रहण होता है, लेकिन ये इन्होंने तभी बता दिया था कि इसमें क्या होता है कि जो सूर्य चंद्र और पृथ्वी है, इन तीनों, ये तीनों ही कारण हैं, यानी कि कोई और कारण यहाँ पर नहीं है, कोई राहु केतु नाम का कारण यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वास्तव में कारण कौन है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी खुद ही कारण है। सूर्यम परितः भ्रमंत्या पृथिव्या, सूर्य के जो चारों ओर घूमती जो पृथ्वी है, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, जब चंद्रमा के परिक्रमा पथ के से संयोगाद ग्रहणम भवति, उनमें उनके जो संयोग से जो ग्रहण होता है, कि जो पृथ्वी है वो उसके सूर्य के चारों ओर घूमती हुई और चंद्रमा के परिक्रमा पथ में जब संयोग से आ जाती है, तो उसका कारण क्या होता है, ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छाया पातेन, कि जब पृथ्वी के छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाश है अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्रग्रहणम भवति, तब क्या होता है, चंद्रग्रहण होता है। कि जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो उसमें चंद्रमा पर, वहाँ पर क्या होता है कि जो उसका प्रकाश है वो उस पर, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इससे फिर चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्य, वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा की छाया पड़ती है, तो उससे हमें सूर्य ग्रहण, क्योंकि जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो फिर वहाँ पर हमें सूर्य नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम उसको सूर्य ग्रहण समझते हैं। समाजे नूतनानाम विचाराणाम, जैसे हमने शुरू में कहा कि समाज में नए विचारों के स्वीकार करने में, कि जब भी कोई नया विचार आता है वहाँ पर स्वीकार करने में क्या होता है, प्रायः
सामान्य जनः जो सामान्य लोग होते हैं, काठिन्यम अनुभवन्ति, वो कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव आर्यभट्टस्य अपि, वैसे ही आर्यभट्ट को भी विरोधः अभवत्, उनका विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके जो सिद्धांत थे वो उपेक्षित किए गए। स पंडित मन्यानाम, क्योंकि देखो जो भी अब वहाँ पर उस समय जो पंडित का अर्थ क्या होता है, विद्वान, मतलब अपने आप को जो विद्वान मानते थे, उन्होंने उपहास किया उनका। क्योंकि देखो कोई भी जब होता है, जब नया, जैसे बच्चे आप हैं बेटा, कहीं ना कहीं आप उसको आगे लेके जाओगे देश को, नए नए आप खोज करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप कुछ बोलो तो चाहे हम ही हैं एक बार ये मानेंगे बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जो उस समय जो विद्वान माने जाने वाले लोग थे, उन्होंने उसका उपहास पात्र हुआ वो। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिकी वैज्ञानिकी तस्मिन् तस्य च सिद्धांते, परंतु बाद में क्या उसकी जो दृष्टि थी, यानी उन्होंने जो देखा था वो समय के उस पार भी देखने वाली मानी गई। क्योंकि जिस चीज़ को हम आज मानते हैं कि आज जिससे आदमी जो है ब्रह्मांड तक पहुंच गया है, कि वहाँ से हम उसकी गणना करें, लेकिन वो गणना उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे अपने गणित ज्योतिष से कर दी थी। जो आधुनिक वैज्ञानिक है तस्मिन तस्य च, उन्होंने उस जो आज के वैज्ञानिक है वो इस चीज़ को मानते हैं कि उन्होंने कैसे उस तरह उनके जो सिद्धांत दिए उन्होंने उनके प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं। अस्मादेव कारणात्, इन्हीं कारणों से अस्माकम प्रथम उपग्रह से नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम इन्हीं कारणों से क्या पड़ा था, आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह, प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट है। वो कारण इसी से है कि आर्यभट्ट ने अपने गणित ज्योतिष से कैसी गणनाएं की हैं, कैसा आकलन किया है, उसके लिए आज के विद्वानों के प्रति वो एक आदर प्रकट किया है, इसलिए ही उसका उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपराया, जो वास्तव में क्या है, भारतीयों की जो गणित परंपरा अथ च विज्ञान परंपरा, और जो विज्ञान परंपरा है, असौ एक है शिखर पुरुष है, ये उनमें शिखर क्या होता है, चोटी, यानी कि जो उनमें जो भारत की गणितीय परंपरा और जो विज्ञान परंपरा रही है उसमें सबसे चोटी के पुरुष, यानी कि सबसे महान पुरुष हैं एक, कौन है वो, आर्यभट्ट जी, जिसके बारे में हमने अभी जाना है। तो ये पाठ के जो हैं शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, जो अगले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे कि जो अभ्यास के प्रश्न हैं, जैसे ये सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, तो सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशायाम। देखो अगर आपको कहीं ना कहीं संस्कृत में प्रश्न समझ में आ जाए तो आप उत्तर आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रश्न सामने वाला पूछ क्या रहा है। इस पाठ का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आप इस पाठ की संस्कृत और हिंदी अनुवाद अच्छे से देख लें और अपना नोट कर लें। ये हमारा पाठ था आर्यभट्ट, जो भारत के गणित ज्योतिषी बहुत हुए हैं, महान गणित ज्योतिषी। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम भी उन्हीं के नाम उस पर रखा गया है, आर्यभट्ट, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टियम।